बड़ी बहू चाची जी, चाची जी ऐसे पानी में कांप क्यों रही है? पानी में शॉक लगा है क्या? गौरी, बड़ी गौरी, बड़ी चाची जी ऐसे पानी में कांप क्यों रही है? पानी में शॉक लगा है क्या? गौरी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे गीले हाथ से कोई स्विच बोर्ड को टच करता है क्या? कहीं लीकेज हो गया तो फिर करंट के झटके लगेंगे। सुनो गौरी, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, अगर कभी किसी को करंट लगा हो तो कभी उसे अपने हाथ से मत छूना, नहीं तो तुम्हें भी करंट लग जाएगा। मतलब किसी लकड़ी से हटाना, क्योंकि उससे मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है। मतलब कि अगर किसी को करंट लगा है तो उसे लकड़ी से टच करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक हो जाए, उसके बाद ही उसे टच करो। और अगर मान लो लकड़ी नहीं मिलती है तो कहीं से भी कंबल लेकर के आओ और उसे उस कंबल से छुटाओ, क्योंकि कंबल में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है। समझ गई ना? रुकिए, आप चाहिए। आप लोग छुएंगे तो आपको भी करंट लगेगा। मैं कुछ लेकर आती हूँ। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पानी में करंट आया कहाँ से? अरे कुछ तो करो, कुछ करती हूँ, कुछ तो करो। चलो यार, शायद गौरी तो अब तक टिकट लेकर ऊपर गई होगी। झंझट खत्म हुआ। ये क्या है? यहाँ फूल की टोकरी क्यों पड़ी है? इसका मतलब क्या यहाँ कोई आया था और मेरी सारी बातें सुन ली क्या? अभी समझ में आया, अभी हिसाब मिल गया मुझे। ईशान की मां मंदिर आई थी और मेरी बात सुनकर गौरी को सतर्क करने गई होगी और खुद ही उस पानी में गिर गई होगी। सत्यानाश हो गया। इस बार भी मेरी योजना काम नहीं आई। दिल कट रहा है तुम्हारा गला दबा के मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं। श्रीमती को कैसे पता चला? जरूर उसे कुछ पता चला है, वरना वो इस तरह से उसे क्यों रोकती। जो भी हो सुनो, इन सब के साथ हमारा कोई भी संबंध है, मेरा कोई संयोग है, ये कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? क्योंकि मैंने गौरी का शुद्धिकरण करने के लिए कहा है, इसलिए सब लोग मुझ पर ही संदेह करेंगे, समझे तुम? अभी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऐसा कुछ करना है जिससे कोई मुझ पर संदेह ही ना करे, समझे मेरी बात? रुकिए, हटिए। गौरी आ गई। दीदी आपको क्या हो गया? आप आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए मुक्ता, कॉल लगाओ ना रूपम सूरज को कॉल। क्या हुआ बेटा? अरे कॉल लगाओ, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। माँ मैंने फोन कर दिया है, वो लोग आ रहे हैं। अरे जल्दी करो, इसको कमरे में ले जाना पड़ेगा। ये कैसा अनर्थ हो गया। चलो इसको जल्दी से ले जाओ। आराम से। आइए माँ, आराम से। कैसे गौरी अभी तक मरी नहीं है? बार बार मरने जाती है लेकिन बच जाती है। मेरी सारी योजना व्यर्थ हो जाती है। वो निकम्मा पंडित कहाँ चला गया? वो अभी तक आया क्यों नहीं है यहाँ? क्या हुआ, बुलाया क्यों? चुप रहो तुम।
इधर आओ, अरे इधर आओ। क्या कर रही हैं आप? अरे ये आप क्या कर रही हैं? कैसे हुआ ये? ऐसा काम कैसे हो गया? श्रीमती ने गौरी को कैसे बचा लिया? बताओ कैसे गौरी को बचा लिया उसने? मुझे बताओ, जवाब दो। चुप क्यों खड़े हो? जवाब क्यों नहीं देते? मुझे लगता है कि ईशान की माँ ने मेरी बात सुन ली थी, इसीलिए वो गौरी को बचाने गई होगी। वाह, बहुत बढ़िया। बात सुन ली थी ना? तुम्हें पता है ना? मूर्ख कहीं के, पता है तुम्हें कि श्रीमती के होश में आने के बाद क्या होगा? वो उठेगी और परिवार के सभी लोगों को बता देगी कि मैं इन सब काम के पीछे हूँ, ये सब मेरे कारण हुआ है। जानते हो तुम? मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी, बहुत हो चुका, तुम्हें मार डालूंगी मैं। अरे क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? आप बिल्कुल ज्यादती मत कीजिए मुझ पर। आप दुनिया के लोगों के सामने शैलमा होंगी, मेरे सामने आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आप, इसलिए ज्यादा ज्यादती मत कीजिए। आपको पता है ना, मैं आपका सारा का सारा भांडा फोड़ सकता हूँ, आपका सर्वनाश कर सकता हूँ। मेरा सर्वनाश? मेरा सर्वनाश? हाँ, तुम मुझे मानोगे नहीं, मानोगे नहीं तुम मुझे। हाँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे ये क्या? देवी नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ देवी। रुक जाइए, भूल हो गई शर्मा, भूल हो गई। कान खोल के एक बात सुन लो, मैं शैलोमा हूँ, मैं देवी का अंश हूँ। तेरी सोहबतों की हवाओं में, तेरी चाहतों की फिजाओं में, ओ तेरी सोहबतों की हवाओं में, तेरी चाहतों की फिजाओं में मैं महक रहा हूँ खिल के तुमसे मिलके। जिंदगी में कितनी लड़कियां देखी हैं मैंने, लेकिन मुझे वश में लाने वाली आज तक नहीं मिली। शैल दूसरों से बिल्कुल अलग लड़की है, ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। माँ आंखें खोलिए ना, करो ना। बड़ी बहू, बोलो बड़ी बहू। ओ माँ, माँ सुन रही हैं आप मेरी बात? कुछ बोलिए ना बड़ी बहू। ये क्या? माँ के पैर तो बहुत ठंडे हो गए, इन्हें जल्दी से चादर उड़ाइए। बड़ी बहू आंखें खोलो। बड़ी बहू, क्या हुआ तुम्हें? सुन पा रही हो माँ? छोटी दादी माँ, छोटी दादी माँ, क्या होगा? माँ तो आंखें ही नहीं खोल रही है। सूरज तो बहुत देर पहले ही डॉक्टर को बुलाने गए थे, अब तक क्यों नहीं आ रहे? तो एक बार फोन करो ना। हाँ, मैं ना जल्दबाजी में नीचे अपना फोन भूल आई हूँ, तुम देखो ना। मैं फोन करती हूँ, मैं फोन करती हूँ। अरे बाप रे, हाँ थोड़ा जल्दी करो। कॉल करके क्या होगा? वो लोग जानबूझकर देर नहीं कर रहे। क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा ठीक ठाक इंसान पानी में हाथ डाला और एक ऐसा हादसा हो गया। क्या आफत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी? एक तो हमारे परिवार का बेटा हमें छोड़कर चला गया, उसके बाद उसकी माँ के साथ ऐसा हादसा हो गया। क्या हो रहा है भगवान? घूंघट वाली काली माँ क्या चाहती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। हेलो हेलो, सूरज भैया सुनिए ना, मैं कह रही हूँ कब तक आप लोग आ रहे हैं? नहीं, चाची जी का होश अभी तक नहीं आया है। हाँ हाँ, आप लोग जल्दी आइए। माँ, माँ, वो लोग आ रहे हैं। सूरज भैया डॉक्टर को साथ में लेके आ रहे हैं। छोटी दादी जी, आप एक बार सोचिए कि आज अगर ताई जी की जगह गौरी उस पानी में उतरती, क्या वो उस पानी से निकल पाती? अगर वो होता तो ही अच्छा होता। कम से कम माँ की ऐसी हालत नहीं होती अभी। मुझे बचाने के लिए वो खुद इस तरह बेबस होकर बेहोश हो चुकी है।
पता नहीं क्यों मेरे मन में एक खटका लगा हुआ है। एक सवाल बार बार मेरे दिल को बेचैन कर रहा है। कैसा सवाल गौरी? माँ को कैसे पता चला कि पानी में कुछ गड़बड़ थी? उस पानी से कोई हादसा होने वाला था, इसी वजह से तो माँ मुझे बचाने आई थी। और खुद ही को इस तरह क्यों माँ? क्यों आपने इस तरह किया, बताइए तो। माँ जी को किसी ने क्या बता दिया था या माँ को किसी और तरह से पता चला? गौरी, माँ के होश में आने तक हम लोगों को इन सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। सबसे पहले जो जरूरी है वो है माँ को होश में लाना। उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। सच में इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि शैल माँ जो पानी शुद्धिकरण के लिए लेकर आई थी, उसी पानी में करंट था। ये आखिर कैसे हो सकता है? जब तक कोई सबूत नहीं मिलता मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए तो, रूपम भैया अभी तक क्यों नहीं आए? वो कहाँ पर है? ओ माँ, माँ। उठो उठो, डॉक्टर साहब आ गए हैं। उठो डॉक्टर चाची, आप देखिए ना, इन्हें होश नहीं आ रहा है, ये आंखें नहीं खोल रही है। कुछ कीजिए ना आप। ऐसा हुआ कैसे? रूपम जी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब, ये तो हमें भी नहीं पता कि पानी में करंट कैसे आया। डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है, डरने की कोई बात तो नहीं है ना? डरने की बात नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकता। नहीं डॉक्टर चाचा, आप इस तरह बिल्कुल मत बोलिए। कुछ भी करके इन्हें ठीक कर दीजिए। देखिए, तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, उसकी वजह से नर्व पे भी कुछ इफेक्ट हुआ है। कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये क्या बोल रहे हैं आप डॉक्टर चाचा? माँ आपने ये क्या कर दिया मुझे बचाने के लिए? अब क्या होगा? अब क्या होगा छोटी दादी माँ? गौरी प्लीज शांत हो जाओ। अभी ऐसे हिम्मत मत हारो। बड़ी भाभी ठीक हो जाएंगी। इन्हें ठीक करने के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे, ठीक है ना? अभी प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। डॉक्टर, अभी क्या करना होगा प्लीज हमें बताइए। बड़ी भाभी ठीक हो जानी चाहिए, इसके लिए जो भी करना होगा हम करने को तैयार हैं। मतलब इनको कहीं पर भी ले जाना पड़ेगा तो हम ले जाएंगे। नहीं, अभी बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, उनकी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन ले सकते हैं। मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, वो सब करवा लीजिए। हाँ जरूर, आप प्लीज लिख दीजिए। अरे बड़ी बहू, ऐसा क्यों हुआ बताओ तो? और कितना सर्वनाश मुझे देखना पड़ेगा, कितना सर्वनाश। माँ की ऐसी हालत कैसे हुई, इसका पता तो लगाना ही होगा मुझे, ढूंढना ही होगा मुझे। ओ गौरी, अरे तुम लोग देखो ना, वो कोई अनर्थ ना कर बैठे, जरा देखो ना, देखो उससे जाके। हाँ बोला, ये हादसा कैसे हुआ बताओ जरा। छोटे चाचा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस पानी के अंदर करंट कैसे आ गया। लेकिन शैल माँ गौरी से शुद्धिकरण नहीं करवाती तो ये सब नहीं होता। इसका मतलब वही जरूर कुछ खुराफात कर रही हैं। इस पानी के अंदर ही करंट था।
इससे एक बात तो साफ हो गया कि दीदी गौरी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उल्टा बड़ी भाभी को नुकसान झेलना पड़ा। तुम लोग मुझे गुनहगार मान रहे हो? तुम लोगों को लगता है कि मेरे कारण श्रीमती की ऐसी हालत हुई है? मेरे परिवार के सभी लोग ये सोच रहे हैं, लेकिन मैं परिवार के लोगों का अमंगल ना हो इसके बारे में ही सोचती रहती हूँ हमेशा, कि उन पे कोई विपदा ना आए। ये हमारी बदकिस्मती थी कि ऐसी भयंकर घटना, एक ऐसा हादसा हो गया। हादसा या जानबूझ के किया गया है वो तो इस पानी के टब को अच्छे से जांच करने से पता चल ही जाएगा, है ना? हम लोग देख ले। एग्जैक्टली, इस टब को अच्छे तरीके से जांच करने पे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ किया गया है या नहीं। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि ये जांच पड़ताल करवा के आखिर क्या मिलने वाला है? अगर बाई चांस किसी पर आफत आ जाए तो फिर क्या होगा? नहीं नीला दीदी, छोड़ देने से काम नहीं होगा। हमें अच्छी तरह से इसकी जांच करनी होगी। हो ना हो इस पानी के अंदर ही कुछ न कुछ गड़बड़ थी। इस टब के अंदर अच्छे से देखना पड़ेगा कि अंदर कुछ है कि नहीं। ए रुको, पानी में हाथ मत डालना, सावधानी से। नहीं तो पानी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ भी है। गौरी प्लीज संभाल के। अरे क्या इसमें तो कुछ भी नहीं है? तो फिर ये सब कैसे हुआ? तो फिर उस वक्त माँ को इतना तेज इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगा? इसे पानी से मैंने निकाल लिया है तो किसी और को अब इसमें करंट नहीं लग सकता है। किसी को समझ में नहीं आएगा कि इस पानी में पहले करंट क्यों लग रहा था। गया ना? तुम लोगों के दिमाग से संदेह दूर हुआ ना? मैंने तो पहले भी कहा था, अभी फिर से कह रही हूँ कि मैंने कोई भी गड़बड़ नहीं की है। अरे तुम लोगों ने भी तो पानी छुआ था, कुछ हुआ क्या तुम लोगों को? कुछ भी नहीं हुआ। हर बात पे सिर्फ मुझ पर ही संदेह किया जाता है। नहीं, अपने आप तो ये सब चीजें हो नहीं सकती है ना। कुछ तो हुआ होगा जिससे बड़ी भाभी की ऐसी हालत हुई है। मैं कह रही हूँ कि आखिर ऐसा हादसा हुआ ही क्यों? इसका कारण है गौरी। उसने एक के बाद एक गड़बड़ की है। इस परिवार के लिए अमंगल लेकर आई है वो। इसीलिए ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया अब श्राप में बदल चुकी है। गौरी को उसका कर्मफल मिलने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश श्रीमती के साथ वो हादसा हो गया, गौरी को बचाने के चक्कर में। सब कुछ ईश्वर की लीला है, सब उनकी लीला है। अगर आपकी बात सच है शैल माता की असली गुनहगार गौरी है, तो ईश्वर एक बेगुनाह इंसान को सजा क्यों देंगे बताइए? सुनो, तुम्हारे साथ मैं कोई बात नहीं करना चाहती, समझे? मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। माफ कीजिए माँ, माफ कर दीजिए। यकीन करना ना करना वो तुम लोगों का अपना मामला है। आंखें होते हुए भी जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उन लोगों को कैसे यकीन कराऊं मुझे सच में नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि इससे मुझे शांति मिली है कि सबके सामने ये बात साबित हो गई है। उफ, एक झंझट खत्म हुआ। अभी सबसे अहम जो काम है वो काम करना होगा। वो है श्रीमती को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना वो हमारे सारे षड्यंत्र के बारे में सबको बता देगी। उस बेवकूफ इंसान के लिए मुझे इतने झमेले में फंसना पड़ा। उफ, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तक
अब तक उसने अपना काम शुरू कर दिया होगा। मेरा मन कह रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन क्या हुई है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर पानी में करंट नहीं था तो माँ की ऐसी हालत हुई कैसे? लेकिन सवाल तो ये है कि पानी में उस वक्त करंट था तो फिर अभी क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कैसी हालत है? आप लोगों के साथ कुछ जरूरी बातें करनी है। माफ करिए माँ जी, आपको मेरी असलियत, शैलमा का मकसद सब पता चल गया है। इसलिए आपको जिंदा रहने का अब कोई अधिकार नहीं बचा है। आपको कैसे जिंदा रख सकता हूं बताइए? लेकिन चिंता मत कीजिए, एक तरह से अच्छा ही हुआ। आपके बेटे को पहले जहां भेजा है, आपको भी उसके पीछे वहीं भेज दूंगा। माँ और बेटा ये साथ में रहना, ठीक है ना? बताइए ना डॉक्टर चाचा, क्या हुआ है उन्हें? बता रहा हूँ सर्वनाश, वो लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। कहाँ भागूं मैं? क्या क्या करूं? ये क्या? तकिया ऐसे नीचे कैसे गिर गया? सत्यानाश, जल्दबाजी में मैंने तकिया नीचे गिरा दिया। डॉक्टर चाचा, माँ को शायद होश आया था, हाथ पैर हिलाए होंगे, इसी वजह से तकिया नीचे गिर गया। नामुमकिन। आप लोग जो सोच रहे हैं वो कभी हो ही नहीं सकता। वो हाथ पैर हिला ही नहीं सकती क्योंकि वो कोमा में चली गई हैं। कोमा में जाने वाले इंसान हाथ पैर नहीं हिला सकते। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर चाचा? डॉक्टर चाचा, मेरी माँ को आप ठीक कर दीजिए डॉक्टर चाचा। इसके लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे। आप बस इन्हें ठीक कर दीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए। कोमा का ऐसे कोई डायरेक्ट इलाज नहीं होता है, लेकिन आजकल कई तरह की थेरेपी यूज की जा सकती है। म्यूजिक थेरेपी, एरोमा थेरेपी। हम लोग सिर्फ बाहर से सपोर्ट दे सकते हैं और कुछ मॉडर्न प्रोसीजर हैं। मैं हर तरीके से कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, मैं कह रही हूँ कि मेरी माँ को फिर से कब होश आएगा, वो फिर से कब बात कर पाएंगी? सॉरी टू से, ये मैं कभी नहीं बता पाऊंगा। कोई वक्त फिक्स नहीं है। हो सकता है महीने लग जाए, या फिर साल भी लग सकता है। हो सकता है 10 साल भी लग जाए, या फिर अभी ही ठीक हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी ये हालत कभी भी ठीक ना हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर चाचा, ये असंभव है। क्या बोल रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। तो फिर अच्छा ही हुआ, मुझे मेहनत करके बाकी का काम निपटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ओ माँ, माँ सुन रही हैं आप? ओ माँ, उठिए ना माँ, उठिए ना। आपने तो कहा था माँ मुझसे कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। हम दोनों एक साथ ही रहेंगे हमेशा। आप ऐसी रहेंगी तो मेरा क्या होगा माँ? माँ उठिए ना आप, माँ उठिए ना। तुम लोगों ने इतना रोना धोना क्यों मचा रखा है? श्रीमती कैसी है वो तो बताओ।
वो ठीक नहीं है शैलमा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन वो तांत्रिक कहाँ चला गया? वो निकम्मा श्रीमती की जान भी नहीं ले पाया। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन भागकर किस तरफ गया होगा? इसका मतलब तांत्रिक बिस्तर के नीचे छिपा है। अच्छा डॉक्टर बताइए, क्या इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना अच्छा रहेगा? वो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करने से अलग से इनकी हालत में कोई सुधार नहीं होगा। घर में फिर भी परिवार के लोग इनके पास रहेंगे। सब कुछ किस्मत का ही खेल है, किस्मत का खेल है। ये तो मानना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी। एक के बाद एक जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। ये मैं किसी हाल में नहीं होने दूंगी, किसी हाल में नहीं। मैं कैसे भी करके माँ को होश में लाकर ही रहूंगी, होश में लाकर ही रहूंगी मैं। ठीक है गौरी, तुम्हें जो करना है तो वो कर लेना, लेकिन इतने लोगों का इकट्ठे बीमार इंसान के कमरे में बैठना बिल्कुल ठीक नहीं है गौरी। ये सही बात है, बताओ। हाँ, ये तो सही बात है। इनको कोई इन्फेक्शन ना हो, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। मैंने जो रूटीन मेडिसिन दी है उसको शुरू करने का इंतजाम कीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जाओ कमरा खाली करो, अभी श्रीमती का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, यही बेहतर होगा। उफ, ये लड़की बिल्कुल मेरी बात ही नहीं मानती है। मैं हूं ना, मैं ठीक कर देती हूँ। तुम अभी जाओ यहाँ से, जाओ। अरे ओ निकम्मे, जरा बाहर निकल के आ। चलो। ऐसा कोई मंत्र ही नहीं मिल रहा है जिसके दम पर वो गुप्त दरवाजा खोला जा सके। अगर एक मंत्र मुझे मिल जाए वो बंद दरवाजा खोलने का, तो ये क्या है? ये सब क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अचानक से वो दरवाजा बंद हो गया। इस परिवार के लोगों को तो कोई चिंता है नहीं। गुप्त दरवाजे का अचानक से खुल जाना फिर बंद हो जाना, ये क्या कोई छोटी मोटी बात है? लेकिन चाचा जी, वो दरवाजा तो किसी विशेष दिन ही खुला था और फिर अपने आप ही बंद हो गया। ये सब माँ की लीला है चाचा जी। हम लोगों को इसमें जोर जबरदस्ती करके क्या फायदा होगा, बताइए। बेवकूफों की तरह बातें मत करो। दरवाजा खुलना था मतलब माँ जरूर हमें कोई संकेत देना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी। मुझे पता करना होगा कि दरवाजे के उस पार कौन सा रहस्य छुपा है। माँ की लीला को समझने की क्षमता जैसे सबको नहीं, वैसे ही माँ की कृपा से जो दरवाजा खुला था, उस दरवाजे को खोलने की क्षमता भी सब में नहीं है। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन घूंघट वाली काली माँ की घूंघट उतर गई थी, उस दिन हमारा ईशान जिंदा था। इस परिवार में देवता का अंश है ईशान, इसलिए ये मुमकिन हुआ था। शायद वो इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता था। वो आओ माधुरी। तो क्या अरुंधति की बात सही है? क्या सिर्फ ईशान ही इस दरवाजे को खोल सकता है? क्योंकि गौरी तो नहीं खोल सकती है, हमारे परिवार हमारे वंश की बेटी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो क्या ईशान की मौत के बाद ये दरवाजा कभी नहीं खुल सकता?